Good morning, students. I, Miss Kavalpreet Kaurpuri, welcome you to my YouTube channel. और जैसे कि आपको पता है, मैंने कुछ वीडियोस लास्ट वीक से अपलोड की है पेपर 1 की कम्युनिकेशन, रिसर्च एप्टीट्यूड और टीचिंग एप्टीट्यूड पर, और रिसेंटली मैंने कॉमर्स की गाइडेंस भी स्टार्ट की है। तो मैंने आपको एक ओवरऑल कॉमर्स का कल गाइडेंस दिया था, जिस पर मुझे काफी अच्छा रिस्पॉन्स आया। आप सबको थैंक यू। तो आज मैं आपके साथ कॉमर्स का 3rd यूनिट, क्योंकि मैंने कल के वीडियो के पहले आपको फर्स्ट यूनिट बिजनेस एनवायरनमेंट एंड इंटरनेशनल बिजनेस के बारे में डिस्कस किया था, तो आज मैं आपके साथ यूनिट 3 जो हमारा बिजनेस इकोनॉमिक्स है कॉमर्स पेपर 2 का, उसके बारे हम सिलेबस डिस्कशन करेंगे। कल भी मैं अपने हर वीडियो में रिपीट करती हूँ कि हमारे पास जब भी कुछ कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए हम स्टडी करते हैं, हमें ये सबसे पहले हमारी ड्यूटी है कि हम जाके उसका सिलेबस डाउनलोड किए। और यहाँ पर मैंने आपको बताया था कि सिलेबस 2019 में रिवाइज हुआ है, तो हमारे पास 10 यूनिट्स है, जो मैंने कल के अपने सेशन में बहुत अच्छे से आप सबको एक्सप्लेन किया है। तो अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो सबसे पहले आप वो वीडियो देख लीजिए। तो आज मैं आपके पास यूनिट 3 बिजनेस इकोनॉमिक्स का सिलेबस को इन डेप्थ स्टडी करेंगे। और मुझे आपको ये बताना है कि इस यूनिट में हमारे पास हार्डली 1 या 2 क्वेश्चंस ऐसे आएंगे जिसमें हमको प्रैक्टिकल कैलकुलेशन करनी रहेगी। अब मैंने आपको कल भी बताया था कि पेपर 2 हमारा कभी भी प्रेडिक्टेबल नहीं होता है। हमें ये नहीं पता होगा कि कौन से यूनिट से कितनी वेटेज। अगर मैं एज्यूम करती हूँ कि हर यूनिट से मुझे 5 क्वेश्चंस भी मिनिमम आ रहे, तो 10 क्वेश्चंस तो हमें डेफिनेटली मिल रहे हैं, या 10 मार्क्स मैं बोलूंगी मुझे मिल रहे हर टॉपिक से। तो अदरवाइज कैसा रहेगा कि 10 यूनिट से, तो अगर हम उनको इक्वल डिवाइड करें, क्योंकि हमारे पास 200 मार्क्स का पेपर 2 है, तो हर टॉपिक से मुझे 10 क्वेश्चंस एक्सपेक्टेड है। तो अगर मैं 10 क्वेश्चंस एक्सपेक्टेड बोलूं तो मेरे कितने मार्क्स है, बट ऐसा प्रोबेबिलिटी भी रहता है कि बिजनेस एनवायरनमेंट पर आपको ज्यादा क्वेश्चंस मिले, फिर हो सकता है कोई अटेम्प्ट में आपको पास बैंकिंग पर ज्यादा क्वेश्चंस है या मार्केटिंग पर। सो इट कंप्लीटली डिपेंड्स ऑन हाउ द पेपर इज सेट, but let's understand assuming that there will be at least 10 questions per topic, तो मैं 20 मार्क्स के लिए हर यूनिट को स्टडी करके जा रही हूँ। अब बिजनेस इकोनॉमिक्स हम कॉमर्स वाले स्टूडेंट स्कूल टाइम से भी पढ़ते हैं, ठीक है, तब वहां पर भले बिजनेस इकोनॉमिक्स उसका नाम रहे, बेसिक इकोनॉमिक्स हमने स्कूल लेवल से पढ़ा है। फिर अगर हम कॉमर्स को चूज करते हैं अपने जूनियर कॉलेज, डिग्री कॉलेज में, तो हमने ये सब्जेक्ट पढ़ा बिजनेस इकोनॉमिक्स। अगर आप पेपर 2 मैनेजमेंट स्टूडेंट है तो आपको मैनेजरल इकोनॉमिक्स रहेगा, वहां पर आपको बिजनेस इकोनॉमिक्स का कॉन्सेप्ट नहीं है। बिजनेस इकोनॉमिक्स का कॉन्सेप्ट सिर्फ कॉमर्स वाले स्टूडेंट्स को। तो ये हमारा जो टॉपिक है, ये हमें 3 सब टॉपिक्स में डिवाइड किया गया है। तो देख लेते हैं बिजनेस इकोनॉमिक्स एंड डिमांड एनालिसिस। ये अगर मैं बात करूं तो हमने जूनियर कॉलेज या आप अगर स्कूल से इकोनॉमिक्स पढ़ रहे वहां से, अभी जैसे मैं मुंबई से हूँ, तो हमारे यहाँ पर ये महाराष्ट्र बोर्ड में 11th 12th स्टैंडर्ड में भी रहता है, और हम उसको अंडर ग्रेजुएट लेवल पर भी आगे कंटिन्यू करते हैं। तो जब आप मुझे पूछते हैं कि मैम हमें कौन सी बुक रेफर करनी चाहिए, तो मैं हमेशा बोलती हूँ अगर आपके बेसिक क्लियर है, ठीक है, आपको कॉन्सेप्चुअल नॉलेज है, अब आप सिलेबस देख के बता सकते हैं ये आपने कौन से ईयर में स्टडी किया था, तो डेफिनेटली आपको पता है कि एटलीस्ट मुझे कौन सी बुक्स रेफर करनी है। आप स्टेट बोर्ड की एनसीईआरटी बुक्स, या आप कोई भी अपनी अंडर ग्रेजुएट या स्कूल लेवल की आपके पास बुक्स है और उसमें ये सिलेबस है, तो आपको उतना ही स्टडी करना है। ऐसा नहीं कि हर इकोनॉमिक्स की बुक को उठा के मैं पढ़ना स्टार्ट। व्हेनेवर यू स्टार्ट प्रिपेयरिंग फॉर योर नेट सेट, अंडरस्टैंड द सिलेबस, अंडरस्टैंड व्हाट इज द पार्ट, ठीक है। ऐसा नहीं कि मुझे इकोनॉमिक्स में सब कुछ पढ़ना है। अब मुझे इस बिजनेस इकोनॉमिक्स और डिमांड एनालिसिस में मेजर हेडिंग ये दिख रहा है कि वो बिजनेस इकोनॉमिक्स की बात करो और डिमांड एनालिसिस, तो अभी इसमें हमें क्या स्टडी करना है, मीनिंग एंड स्कोप ऑफ बिजनेस इकोनॉमिक्स, ठीक है। तो यहाँ पर हमारे पास क्या रहा है, मीनिंग एंड स्कोप। अब इसके फर्दर भी हम क्या आएंगे वो भी मैं आपके साथ डिस्कस करूंगी। फिर हमारे पास ऑब्जेक्टिव्स ऑफ बिजनेस फर्म्स। अब हर बिजनेस के कुछ ऑब्जेक्टिव्स होते हैं, और डेफिनेटली जब हम कॉमर्स के अंडर बिजनेस स्टडी करें या इकोनॉमिक स्टडी करें तो हमारे गोल्स कुछ रहेंगे। फिर हमारे पास डिमांड एनालिसिस, ये खुद से एक बहुत बड़ा टॉपिक है। आपने इसको 11th स्टैंडर्ड में, 12th स्टैंडर्ड में, स्टेट बोर्ड लेवल तक पढ़ा है, फिर हम उसको अंडर ग्रेजुएट लेवल पर भी पढ़ते हैं। तो इसके पास हमारे लॉज है, लॉ ऑफ डिमांड, ठीक है, जिसके अंदर फर्दर हमें एजम्पशंस आती है, एक्सेप्शंस आती है, जो यहाँ पर अगर आपने सिर्फ सिलेबस में लॉ ऑफ डिमांड देखा और अगर आपने उसकी एजम्पशंस, एक्सेप्शंस, प्रैक्टिकल यूसेज नहीं समझी, तो वहीं पर आपके मार्क्स डिडक्ट हो जाएंगे। बिकॉज यहाँ से तो दिख रहा है कि सिर्फ एक ही लाइन का सिलेबस है, बट हमारी गलती कहाँ होती है, हम वो लॉ ऑफ डिमांड के अंदर कितने सब टॉपिक्स है हम वो भूल जाते हैं स्टडी करना। फिर हमारे पास इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड एंड इट्स मेजरमेंट, रिलेशनशिप बिटवीन एआर एंड एमआर।
अब जहाँ पे ये ARNMR लिखा है, इसका मतलब ये एवरेज रेवेन्यू है एंड मार्जिनल रेवेन्यू। ये तो सिर्फ उन्होंने एक सब टॉपिक, एक टॉपिक के अंदर सब टॉपिक्स बनाए, बट हर सब टॉपिक के अंदर भी मल्टीपल टॉपिक्स है जहां पर हमें स्टडी करना है, क्योंकि वहीं से मेरे क्वेश्चन फ्रेम हो रहे हैं। सेकंड हमारे पास कंज्यूमर बिहेवियर एंड प्रोड्यूसर बिहेवियर, मतलब कंज्यूमर के व्यू पॉइंट से भी स्टडी करते हैं और प्रोड्यूसर बिहेवियर। अब आप कॉमर्स के स्टूडेंट है तो आपने मार्केटिंग सब्जेक्ट भी पढ़ा है, उसके अंदर भी काफी टर्म्स है जो हम पढ़ते हैं, क्योंकि मार्केटिंग या सोशल साइंस इट ऑलवेज डील्स विद ह्यूमन बीइंग्स, और ह्यूमन बीइंग्स के बिहेवियर को तो स्टडी करते हैं। आप भले कस्टमर सेटिस्फेक्शन देखिए या आप देखिए कौन सी चीज की डिमांड ज्यादा है, ठीक है। जैसे अभी कोरोना वायरस हुआ था तो सबसे ज्यादा सेल्स किसकी हो रही थी? मेडिसिन, ठीक है। लोगों का बिहेवियर अगर हम स्टडी करें तो पीपल वर एंशियस, ठीक है, उनको डर बैठ गया था, सामान नहीं भी चाहिए तो घर में लाके रखते थे, जिसको हम होर्डिंग बोल सकते हैं। क्यों? क्योंकि ऐसा लगता था कल लॉकडाउन लग गया, होम डिलीवरी नहीं हुई, या मेरे पास गाड़ी का एक्सेस नहीं है, मैं शॉपिंग करने नहीं जा सके, तो ये सारा बिहेवियर था। तो सिमिलरली जब हम ये स्टडी करते कंज्यूमर बिहेवियर एंड प्रोड्यूसर बिहेवियर, ये हमने बिजनेस इकोनॉमिक्स में कहीं ना कहीं हमारे फर्स्ट ईयर अंडर ग्रेजुएट, सेकेंड ईयर या मास्टर्स में हमने इसको स्टडी किया रहेगा, डिपेंड आप कौन से बोर्ड से और कौन सी यूनिवर्सिटी से आप स्टडी कर रहे हैं। इसके अंदर हम पढ़ते कंज्यूमर का बिहेवियर। अब देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन कंज्यूमर एंड कस्टमर, जो आप अगर मार्केटिंग के स्टूडेंट आपने सबसे पहले दिन पढ़ा होगा, तो ऐसे बेसिक फैक्चुअल क्वेश्चंस भी आते हैं। आपकी कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी जितनी ज्यादा इजी रहेगी, उतना मैं हमेशा बोलती हूँ आप नेट सेट इजीली क्वालिफाई कर पाएंगे। अब हमारे पास है यूटिलिटी एनालिसिस। यूटिलिटी क्या होता है, यूसेज क्या होता है, उसकी बेनिफिट क्या है, ठीक है, यूटिलिटी को कैसे मेजर करते हैं, या यूटिलिटी का क्या डिफरेंस है यूसेज से, तो ये सारी चीजें हमारी इसी टॉपिक के अंदर कवर हो जाती। इंडिफरेंस कर्व एनालिसिस, फेवरेट क्वेश्चन, हर बार आएगा, इसका ग्राफ डायग्राम आपको स्टडी करने जाता है, उसकी प्रॉपर्टीज हर बार क्वेश्चन पेपर में आएगी। लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शंस, लॉ ऑफ रिटर्न्स टू स्केल, अगर आपको याद हो शॉर्ट टर्म लॉन्ग रन रहता है, शॉर्ट रन लॉन्ग रन, ठीक है। व्हाट इज शॉर्ट रन इन इकोनॉमिक्स, व्हाट इज लॉन्ग रन, क्या वो मंथ से रिलेटेड है, प्रोडक्शन से रिलेटेड है। वेरिएबल मतलब जो चीजें फिक्स नहीं होती। रिटर्न्स टू स्केल क्या होता है, क्या इंक्रीजिंग रिटर्न्स आ रहे हैं, डिक्रीजिंग रिटर्न्स। ये जब आप सिलेबस के सब टॉपिक को इन डेप्थ स्टडी करेंगे तभी आपको समझ आएगा कि क्वेश्चंस कैसे बन रहे हैं। फिर हमारे पास थियोरी ऑफ कॉस्ट, जिसमें शॉर्ट रन एंड लॉन्ग रन, और आपको हर अटेम्प्ट में ऐसे क्वेश्चंस मिल जाएंगे। मार्केट स्ट्रक्चर एंड प्राइस डिटर्मिनेशन बहुत ब्यूटीफुल टॉपिक है, इनफैक्ट मैं बोलूंगी ये सबसे इजी टॉपिक है यहाँ पर। ये फिर से हमने अंडर ग्रेजुएट या अगर आपने मास्टर्स लेवल में भी इकोनॉमिक्स पढ़ा है वहां पर भी आपको आ जाता है। प्राइस डिटर्मिनेशन अंडर डिफरेंट मार्केट फॉर्म्स, अब कितने बेसिक टाइप्स की मार्केट हम पढ़ते हैं। परफेक्ट कंपटीशन, मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन, ओलिगोपोली, उसके अंदर प्राइस लीडरशिप मॉडल, मोनोपोली के अंदर प्राइस डिस्क्रिमिनेशन। तो ये तो हमारी 4 मार्केट स्ट्रक्चर है। अब जब हम सिर्फ नाम से पढ़ रहे हैं तो हमें इसका प्रैक्टिकल एप्लीकेशन भी पता होना चाहिए, ठीक है। फिर हमारे पास प्राइसिंग स्ट्रेटेजीज, जो कहीं ना कहीं हमारे मार्केटिंग से भी रिलेटेड है। प्राइस स्कीमिंग क्या होता है, प्राइस पेनिट्रेशन क्या होता है, पीक लोड प्राइसिंग क्या है, क्योंकि कहीं ना कहीं इकोनॉमिक्स और मार्केटिंग का तो रिश्ता है ना, ठीक है। तो ये हमें जानना है कि कुछ टॉपिक्स हमारे ओवरलैपिंग होते हैं। अब ये मैंने आपको सिर्फ एक बताया सिलेबस। अब ये सिलेबस के अंदर हमने डिस्कस किया कि 3 ब्रॉड हेडिंग्स है, वो 3 ब्रॉड हेडिंग्स के हमारे पास अंदर सब टॉपिक्स है। अब मुझे ये जानना है कि मीनिंग एंड स्कोप ऑफ बिजनेस इकोनॉमिक्स में मुझे क्या स्टडी करना है। जब आप इतना इन डेप्थ स्टडी करते हैं तभी हम जाके क्वालिफाई इजीली होते हैं। और इकोनॉमिक्स एक ऐसा सब्जेक्ट है जहां पर आप कभी भी रट्टा नहीं कर सकते। जितना रैशनल रह के, जितना लॉजिकल रह के आपको कॉन्सेप्ट एक्सप्लेन हो रहा है, उतना इजी आपका आंसर फाइंड आउट है। अब मैंने इसको डिवाइड कर दिया फर्दर सब टॉपिक्स में। तो पहला हमारा यहाँ पर क्या था, बिजनेस इकोनॉमिक्स एंड डिमांड एनालिसिस। तो हमको देखना उसके अंदर हमको कितने सब टॉपिक्स पढ़ने हैं। तो लेट्स सी, बिजनेस इकोनॉमिक्स के अंदर हम पढ़ते कैरेक्टरिस्टिक्स। आप सबको पता है जब हम कॉमर्स स्टूडेंट होते हैं, हमारी बेसिक टेक्स्ट बुक से अगर हम स्टार्ट करें तो हमें पहले कॉन्सेप्ट का मतलब, इकोनॉमिक्स का मतलब क्या है, हम कॉमर्स होके बिजनेस इकोनॉमिक्स क्यों स्टडी कर रहे हैं, ठीक है, उसके कैरेक्टरिस्टिक्स, उसके नेचर, हमेशा हम उसके मेरिट्स डीमेरिट्स, तो यहाँ पर स्कोप, बिजनेस इकोनॉमिक्स को हम कहाँ यूज करते हैं, उसके यूसेज क्या है, उसके ऑब्जेक्टिव्स क्या है। अब हर बिजनेस के ऑब्जेक्टिव्स या तो प्रॉफिट्स बढ़ाना होगा, या तो सेल्स मैक्सिमाइज करना होगा, ठीक है, या तो ग्रोथ करना होगा, या मार्केट शेयर बढ़ाना है। अगर आप मैं बेसिक पूछूं सेल्स मैक्सिमाइजेशन कॉन्सेप्ट किसने दिया है, तो ऐसा मेरा क्वेश्चन आ जाएगा। प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन की थ्योरी किसने प्रपोज की, ऐसा मेरा क्वेश्चन आ जाएगा। तो जब आप कोई भी टॉपिक स्टडी कीजिए, मेक श्योर यू आर सॉल्विंग फ्यू क्वेश्चंस ऑन इट, क्योंकि कॉन्सेप्ट पढ़ना तो इजी है बट उसको क्वेश्चंस कैसे आ रहे हैं, इसलिए मैं हमेशा रिपीट करती हूँ कि आप प्रीवियस ईयर्स की क्वेश्चंस देखिए,
कंटेंट पढ़िए और देखिए। अभी जैसे मैंने ये लिया अरिहंत की पब्लिकेशन से, तो अभी अरिहंत बुक में कैसे रहेगा, अगर आपको पहले ऑब्जेक्टिव्स ऑफ बिजनेस फर्म्स एक्सप्लेन कर दिए, जैसे वो चैप्टर एंड होगा उसके बेस उसके ऊपर क्वेश्चंस होंगे, तो आपको समझ आएगा कि मैंने कंटेंट यहीं से पढ़ा है, अब उसकी मुझे क्वेश्चन सॉल्व करने जरूर। फिर हमारे पास डिमांड एनालिसिस, हम सबको पता है कॉमन सेंस कि डिमांड कैसे स्ट्रक्चर वर्क कैसे करता है। अब अगर प्राइस बहुत, जैसे अभी पता है हमको कंट्री इन्फ्लेशन पर है, हमारी बहुत सारी सब्जी महंगी हो गई है, ठीक है, हमारा रिटेल में बहुत ज्यादा इन्फ्लेशन है, तो जैसे जैसे प्राइस बढ़ता है क्या डिमांड बढ़ती है, डिमांड कम होती है, तो ये सारी बेसिक चीजें प्रैक्टिकल क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, ठीक है। डिमांड, डिटर्मिनेंट्स ऑफ डिमांड फैक्टर अफेक्टिंग डिमांड। अब जैसे डिमांड को कौन से फैक्टर, एडवर्टीजमेंट ज्यादा आएगी तो डिमांड बढ़ेगी, क्या लोगों की नॉलेज ज्यादा है, इंटेलिजेंस लेवल ज्यादा है, या लिटरेसी लेवल ज्यादा है, या अवेलेबिलिटी ऑफ सब्स्टिट्यूट्स है, तो कैसे रहेगा डिमांड। तो ये सारे क्वेश्चन यहीं पर आते हैं। अब एनटीए वाले पेपर को बहुत इजी तो सेट नहीं करेंगे, मैं हर बार रिपीट करती हूँ, वी आर अपेयरिंग फॉर अ ऑल इंडिया एग्जाम, ठीक है, इजी तो रहेगा नहीं, तो प्रैक्टिकल बेस्ड। तो अगर आपकी कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी है तो क्वेश्चन को कितना भी प्रैक्टिकल बेस्ड होने दो, हमें वहां पर थिंकिंग करनी आ ही जाएगी। डिमांड कर्व, इसके अंदर है हमारे पास इंडिविजुअल डिमांड कर्व या मार्केट डिमांड। मार्केट डिमांड क्या है, समेशन ऑफ द इंडिविजुअल डिमांड कर्व। फिर डिमांड फंक्शन, हमेशा क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, लॉ ऑफ डिमांड, ठीक है, जैसे जैसे प्राइस बढ़ता है उसकी डिमांड कम होती है, उसके एजम्पशंस क्या होते हैं या एक्सेप्शंस क्या है। अगर आपको पता है हमारी बिजनेस इकोनॉमिक्स, ये पढ़ाई हमारी पूरी एजम्पशंस पर स्टार्ट होती है, सेटिरस पेरिबस, एवरीथिंग अदर रिमेनिंग कांस्टेंट, ठीक है, तो ये सारी चीजें एजम्पशंस पर एक्सेप्शंस। अभी क्वेश्चन कैसे फ्रेम होगा, आपको 5-6 स्टेटमेंट दी जाएगी और बोला जाएगा इसमें से बताइए कौन सी एक्सेप्शन नहीं है या एजम्पशन नहीं है। फिर हमारे पास मूवमेंट अलोंग अ डिमांड कर्व एंड शिफ्ट इन डिमांड। अब आपको याद होगा ये तो हमने 12th स्टैंडर्ड में पढ़ा था, ठीक है। मूवमेंट अलोंग अ डिमांड कर्व में क्या आना चाहिए हमको बताना है, शिफ्ट कब हो रहा है। अब शिफ्ट इन डिमांड कर्व, इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग, ठीक है, तो क्या वो सेम कर्व पर रिप्रेजेंट होता है, कब इंक्रीज होती है डिमांड, उसके एक्सेप्शंस क्या है, ये सारी चीजें हमारी कहां पर आ जाती है, मूवमेंट अलोंग अ डिमांड कर्व एंड शिफ्ट। उसका ग्राफ को स्टडी कीजिए, उसकी एक्सप्लेनेशन स्टडी कीजिए, उसका प्रैक्टिकल एप्लीकेशन क्या है। इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड खुद से एक बहुत बड़ा कॉन्सेप्ट है। टाइप्स एंड डिग्री, अब हमारे पास कितने टाइप्स की इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड है, 3 टाइप्स की। प्राइस, प्राइस के अंदर आपको बहुत सारी डिग्रीज आ जाएगी, ठीक है, जैसे उसमें रहेगा आपके पास, उसमें बताया जाएगा इन्फिनाइट कब होता है, ठीक है, कब प्राइस चेंज नहीं होगा तो भी डिमांड बढ़ेगी, यूनिटरी इलास्टिक होगा, परफेक्टली इलास्टिक, परफेक्टली इनइलास्टिक। तो ये प्राइस के अंदर ही हमारे पास 5 कैटेगरीज है और हर बार वहां से क्वेश्चन आएगा। फिर हमारे पास इनकम इलास्टिसिटी, ठीक है, कस्टमर की इनकम अगर बढ़ती है तो प्राइस पर क्या इफेक्ट पड़ता है, सब्सटीट्यूशन इफेक्ट क्या है, इनकम इफेक्ट क्या है। फिर हमारे पास थर्ड है क्रॉस इलास्टिसिटी। क्रॉस इलास्टिसिटी क्या रहती है, अगर कॉफी का प्राइस बढ़ेगा तो क्या टी के डिमांड पर इफेक्ट होगा, तो ये सारी चीजें हमारी यहीं पर कवर हो जाती है। मेजरमेंट ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, उसमें हमारे पास थोड़ा कैलकुलेशन आ सकता है, इंक्रीज और डिक्रीज, फैक्टर्स अफेक्टिंग इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। नेक्स्ट है हमारे पास यूटिलिटी, जो किसके अंदर कवर हो रहा है, कंज्यूमर बिहेवियर एंड प्रोड्यूसर बिहेवियर, ठीक है। अब ये जो मैंने अब तक आपको बताया ये एक यूनिट था, एक यूनिट के अंदर एक सब टॉपिक, एक सब टॉपिक के अंदर मैंने आपको क्या बताया, उसके अंदर और सब टॉपिक्स। तो आपको कंफर्म है यहाँ से मुझे बिजनेस इकोनॉमिक्स से एक क्वेश्चन आ सकता है, डिमांड एनालिसिस पर आ सकता है, डिटर्मिनेंट्स ऑफ डिमांड पर आ सकता है, लॉ ऑफ डिमांड, assumptions, exceptions, what is shift in the demand curve, increasing, decreasing, ठीक है, या तो चेंज कब होता है, इंक्रीज कब होती है, मूवमेंट अलोंग डिमांड कब कब होता है, उसकी वैल्यू इन्फिनाइट कब रहती है, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, कितने टाइप्स की इलास्टिसिटी है, उसके अंदर कितने डिफरेंट डिग्री है, उसकी वैल्यू क्या है, उस शेप कर्व की शेप क्या है, क्या वो हॉरिजॉन्टल है, वर्टिकल एक्स एक्सिस को, या वो कौन से शेप में। तो ये सारी चीजें यहीं पर कवर हो रही है। हम सेकंड पार्ट को देखते हैं, इसके अंदर अभी कंज्यूमर बिहेवियर एंड प्रोड्यूस, ये हमने अंडर ग्रेजुएट लेवल पर पढ़ा रहे हैं। यूटिलिटी, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन यूटिलिटी, अगर आपको बेसिक एग्जांपल याद है कि कोई चीज हमें प्लेजर देती है बट जरूरी नहीं वो यूटिलिटी हो। अब जैसे नाइफ, नाइफ क्या होता है, चाकू, जिसको हम सब्जी काटने के लिए भी यूज करते हैं या हम किसी का मर्डर भी कर सकते हैं। तो जैसे उसके ऊपर स्टेटमेंट है, यूटिलिटी इज एथिकली न्यूट्रल, ठीक है, अगर हो सकता है वो चीज सही नहीं है, एथिकल नहीं है, बट फिर भी वो यूटिलिटी दे रही है, बराबर। तो ये सारी चीजें कहां पर कवर हो रही है, यूटिलिटी। वो कॉन्सेप्ट किसने दिया है, व्हाट इज कार्डिनल यूटिलिटी, व्हाट इज ऑर्डिनल। क्या आप बोल सकते हैं मुझे भूख लग रही है तो हम 4 रोटी में सेटिस्फाई हो गए, हो सकता है कोई 2 रोटी में सेटिस्फाई हो जाए, कोई खाना नहीं भी खाए तो वो पूरा दिन चला सकता है। तो क्या हम यूटिलिटी को नंबर में मेजर कर सकते हैं, अगर मैं रोटी को मेजर कैसे सेटिस्फेक्शन बताऊं,
ठीक है, किसी को प्यास लगी, उसने 2 ग्लास पानी पिया एंड ही इज सेटिस्फाइड, बट यू कैन नॉट मेजर एवरीथिंग इन नंबर। तो उसका क्या कॉन्सेप्ट है? ऑर्डिनल का कॉन्सेप्ट किसने दिया? व्हाट इज कार्डिनल? यहाँ पर प्रैक्टिकल क्वेश्चंस आते हैं। लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी, हम जितना ज्यादा कंजम्पशन करते हैं उतना ज्यादा उसका वैल्यू हमें कम हो जाता है, बराबर। एजम्पशंस, आप अभी भूखे पेट पर कुछ खाएंगे तो आपको ज्यादा सेटिस्फेक्शन मिलेगी, आधे घंटे बाद आपकी कम सेटिस्फेक्शन, आप कंटिन्यूस खाते रहेंगे तो यू लूज द मीनिंग। ओके, तो ये सारी चीजें हमारी लॉ ऑफ डीएमयू, किसने प्रपोज किया था, उसका दूसरा नाम क्या है, उसके फंक्शंस क्या है, उसका एक्चुअल एक्सप्लेनेशन क्या है। कंज्यूमर इक्विलिब्रियम, इक्विलिब्रियम मतलब कहीं पर दो चीजें जब इक्वल हो, डिमांड या सप्लाई या प्राइस कब मैं डिमांड से इक्वेट कर सकती हूँ। फिर इंडिफरेंस कर्व एनालिसिस, 100% क्वेश्चन आता है। इंडिफरेंस कर्व एनालिसिस कॉन्सेप्ट किसने दिया, उसकी प्रॉपर्टीज तो आपको हर बार क्वेश्चन में मिलेगी। 6 स्टेटमेंट्स दी होगी, बोलेगे बताओ इसमें से कौन सी प्रॉपर्टी नहीं है, ठीक है, या तो आपको असर्शन रीजनिंग को जोड़ दे। इंडिफरेंस मैप, जब आप इंडिफरेंस कर्व एनालिसिस करते उसके साथ आपको इंडिफरेंस मैप मतलब पूरी फैमिली मिल जाएगी टॉपिक। प्रोड्यूसर बिहेवियर, लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन, रिटर्न्स टू स्केल, लॉ ऑफ रिटर्न्स टू स्केल, कब इंक्रीजिंग रिटर्न्स आ रहे, कब डिक्रीजिंग आ रहे, कब हम बैलेंस पर है। तो ये सारी चीजें, वेरिएबल प्रोपोर्शन एक पूरा कॉन्सेप्ट है, अगर आपने वो स्टडी नहीं किया तो आपको समझेगा ही नहीं। शॉर्ट रन, लॉन्ग रन, ये सब क्या है। कॉन्सेप्ट ऑफ कॉस्ट, वेरी इजी, हम अकाउंट्स वाले स्टूडेंट, फाइनेंस वाले स्टूडेंट्स, कॉमर्स वाले स्टूडेंट्स इसको कहीं ना कहीं कोई तो सब्जेक्ट में पढ़ लेते। डिफरेंट टाइप्स ऑफ कॉस्ट, कॉस्ट और रेवेन्यू का डिफरेंस क्या है, रिलेशनशिप क्या है कॉस्ट कर्व्स की। फिर हम देखेंगे रेवेन्यू में, ठीक है, एवरेज रेवेन्यू, मार्जिनल, कौन सा कब मार्जिनल रेवेन्यू एवरेज रेवेन्यू को कम कट कर रहा है, ठीक है। फिर वो क्वेश्चंस आएंगे, व्हेन इज मार्जिनल रेवेन्यू इज इक्वल टू एवरेज रेवेन्यू, ऐसे बहुत सारे कॉन्सेप्ट है। अब मैं हमेशा बोलती हूँ अगर आप किसी चीज में कंफ्यूज हो रहे, हमारे पास 10 क्वेश्चंस आने वाले, हो सकता है मुझे ये कॉन्सेप्ट ऑफ रेवेन्यू में एवरेज और मार्जिनल रेवेन्यू का रिलेशनशिप समझ ही नहीं आता। तो एक टॉपिक के लिए आप पूरा अपना एनर्जी नहीं वेस्ट कीजिए, आपको समझ आना चाहिए व्हाट इज योर फॉर्मूला। अगर आज मैं कुछ टॉपिक इसमें से छोड़ के जा रही हूँ, मैं कोशिश कर रही हूँ मैं कहीं ना कहीं उसको दूसरे लेवल पर कंपनसेट करूँ, क्योंकि कुछ चीजें अगर मुझे नहीं याद होती, इज इट वर्थ, ठीक है। ऐसा नहीं है ना मैंने 2 घंटे एक ही क्वेश्चन को दे दिए, बाकी तो मेरा सब रह गया। तो एनालाइज व्हाट इज योर स्ट्रेंथ पॉइंट्स, आपकी वीकनेस क्या है, आप कहाँ पर एक्सेल कर सकते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास इसके अंदर का लास्ट सब टॉपिक, मार्केट स्ट्रक्चर एंड प्राइस डिटरमिनेशन, कंफर्म क्वेश्चन ऑन मार्केट। अब परफेक्ट कंपटीशन क्या होता है, क्या वो रियलिटी में एग्जिस्ट होता है, क्या वो रियल कॉन्सेप्ट है, क्या वो मिथ है, उसके फीचर्स क्या है। डिमांड कब अंडर परफेक्ट कंपटीशन में प्राइस कैसे डिसाइड होता है, व्हेन इज डिमांड इज इक्वल टू सप्लाई, हर बार आपको क्वेश्चन आएगा। फिर जब मैं एक मार्केट पढ़ती हूँ मुझे उसकी कंपैरिजन आनी चाहिए कि परफेक्ट कंपटीशन का मोनोपोली से क्या डिफरेंस है, मोनोपोली का मोनोपोलिस्टिक से क्या कंपटीशन है डिफरेंस है, या ओलिगोपोली क्या है। तो जब आप इतना एनालाइज करते एक पूरा चार्ट बनाइए, इसे टॉपिक को आप 4 ब्यूटीफुल डिवाइड कर सकते हैं। पहले आपने सब कुछ परफेक्ट कंपटीशन का पढ़ लिया, फिर आप उसको कंपेयर कर सकते हैं मोनोपोली को पूरा पढ़ लीजिए, फिर आप उसको मोनोपोलिस्टिक से स्टडी कीजिए, तो यहाँ से आपको कंपैरिजन भी हो जाता है और क्विक रिवीजन भी हो जाए। मोनोपोली, अब मोनोपोली मतलब सिंगल सेलर, तो उसके फीचर्स क्या है, उसका प्राइस एंड आउटपुट डिटर्मिनेशन इन मोनोपोली मार्केट। अब आप अगर मुंबई के स्टेशन पर जाएंगे, रेलवे स्टेशन पर, तो आप देखेंगे रेलवे नीर करके पानी मिलता है, वहां पर आपको बिस्लेरी नहीं मिलेगी, कोई और ब्रांड नहीं मिलेगा, ठीक है, क्योंकि वहां पर मोनोपोली है। इंडियन रेलवे गवर्नमेंट की मोनोपोली है, वहां पर अगर प्राइवेट नहीं है तो कंपटीशन नहीं है, तो वो प्राइस कैसे डिमांड डिसाइड करते हैं। अब अगर मैं मोनोपोली सिंगल सेलर हूं तो मैं क्या कोई भी प्राइस डिसाइड कर सकती हूँ, क्या कस्टमर्स अफोर्ड कर पाएंगे। तो हाउ प्राइस इज डिसाइडेड अंडर मोनोपोली, या प्राइस डिस्क्रिमिनेशन क्या है, फर्स्ट लेवल ऑफ डिस्क्रिमिनेशन, सेकंड लेवल, थर्ड, तो उसके डिफरेंस देखिए। अभी डॉक्टर किसी लोगों से फ्री में भी ट्रीटमेंट कर देंगे और किसी से बहुत ज्यादा चार्ज करेंगे, क्यों, ठीक है। तो ये सारी चीजें हमें पता होनी चाहिए। टाइप्स ऑफ प्राइस डिस्क्रिमिनेशन 100% आपको क्वेश्चन आएगा। मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन अभी क्या होता है, जैसे टेलीविजन, अभी टेलीविजन का आपको बहुत सारे ब्रांड्स है, मे बी आप उसको काउंट ही नहीं कर सकते, लोकल ब्रांड्स, नेशनल ब्रांड्स, इंटरनेशनल ब्रांड्स। तो आपको आइडेंटिफाई करना है कि मैंने जब टेलीविजन का एग्जांपल दिया वो मोनोपोलिस्टिक में क्यों दिया और ओलिगोपोली में क्यों नहीं दिया, क्योंकि जब आप उसकी डेफिनेशन पढ़ेंगे आपको वही समझ आ जाएगा। तो मोनोपोलिस्टिक में क्या होता है, फीचर्स, उसके प्राइस एंड आउटपुट डिटर्मिनेशन। मोनोपोलिस्टिक में अब एक कॉन्सेप्ट है सेलिंग कॉस्ट का, तो वो कौन सी मार्केट को सुटेबल है। आपको इतना थॉरो स्टडी करना है, आपको तुरंत क्वेश्चन देख के समझ आना चाहिए वो कौन से सब्जेक्ट का कौन से सब टॉपिक से आ रहा है। ओलिगोपोली, अब व्हाट इज ओलिगोपोली, अगर आपको नहीं पता, अब मैं एग्जांपल दूं, एयरलाइंस में कितना कंपटीशन है, प्राइवेट है, गवर्नमेंट है, तो अगर आप चीजों को हाथों पर काउंट कर सकते हैं, मतलब
देयर आर फ्यू नंबर, अब हमको डेफिनेशन है फ्यू नंबर ऑफ सेलर्स, बट व्हाट डू यू मीन बाय फ्यू, विच कैन बी इजिली काउंटेड। ऐसे तो मैं बोल सकती थी टेलीविजन भी फ्यू है, ठीक है, या तो मैं बोलूं केक्स, केक्स की तो आजकल कितनी मार्केट है, लोकल है, लोग घर से बना के बेच रहे हैं, आपके पास इंटरनेशनल ब्रांड्स है, इंडियन ब्रांड्स है, तो वहां पर बहुत सारे, बट ओलिगोपोली में क्या हो जाता है, फ्यू विच कैन बी इजिली काउंट। तो कैब एग्रीगेटर्स, उबेर, ओला, या फिर कह लू कूल कैब्स, ठीक है, तो ये सारी चीजें जिसको हम फ्यू इजिली काउंट कर सकते हैं, वहां पर हमारी ओलिगोपोली मार्केट आ जाए। तो फीचर्स, उसके फॉर्म्स, ठीक है, हर बार क्वेश्चन आता है, किंग डिमांड कर्व, उसकी शेप, स्वीजी ने क्या दिया था किंग डिमांड कर्व, प्राइस आउटपुट डिटर्मिनेशन, क्या अगर एक एयरलाइंस वालों ने प्राइस कम किया तो सब उसको फॉलो करेंगे, व्हाट इज रिजिडिटी। तो देखिए सिलेबस में डायरेक्टली दिया, तो यू कैन एक्सपेक्ट क्वेश्चन ऑन दिस। फिर प्राइसिंग स्ट्रेटेजीज आपके पास, प्राइस सीलिंग, हम कब ज्यादा प्राइस बढ़ा नहीं सकते, जैसे सॉल्ट के ऊपर, मेडिसिन के ऊपर एक रेगुलेशन। प्राइस स्कीमिंग क्या होता है, यू आर डेलिबरेटली चार्जिंग अ हायर प्राइस, when you can charge a higher price in the market, when there is a market for it, when people, now Apple, how, or I will say क्यों लोग खरीद रहे Apple, when it cost more than 1 lakh, एक फोन ही तो है, because there is a brand value, उसके अंदर काफी रिसर्च एंड डेवलपमेंट हुआ है, उसमें ऐसे फीचर्स है जो मे बी उसके कॉम्पिटिटर्स में नहीं है। सो व्हेन यू आर एबल टू चार्ज अ हायर प्राइस एंड देयर इज समथिंग यूनिक इन योर प्रोडक्ट, यू कैन डेफिनेटली स्किम द क्रीम, ठीक है, कहते हैं प्राइस स्किम। Price penetration, you are deliberately charging a low price, okay, because you want to capture the market। आपने प्राइस को इतना लो रखा है कि लोग आपका प्रोडक्ट खरीद रहे हैं कॉम्पिटिटर्स को छोड़ के। पीक लोड प्राइसिंग, जैसे मैं बोलूंगी अभी मुझे पता होना चाहिए कि अदर इलेक्ट्रिसिटी का बिल समर में बहुत ज्यादा यूसेज होता है, तो उसका प्राइस बहुत ज्यादा चार्ज रहेगा, बराबर, बट दूसरे टाइम में उसका प्राइस कम हो सकता है। तो ये बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स है, जब आप डेली लाइफ में भी डिस्कस करते हैं आपको पता लगता है। तो देखिए अगर एक ही टॉपिक है, अब यूनिट हमारे पास क्या है, एक यूनिट, क्वेश्चंस एक्सपेक्टेड कितने हैं मेरे पास, 10 का मार्क्स इंटू 2, तो 20 मार्क्स के लिए आप पढ़ रहे हैं, तो आपको पता होना चाहिए उसको अगर 3 में सब डिवाइडेड किया, वो फर्दर 3 को अंदर कितने सब टॉपिक्स में डिवाइड किया, मुझे कहां से पढ़ना है। अब आप बेसिक बुक उठा सकते हैं इकोनॉमिक्स की, बट मेक श्योर यू आर स्टडिंग व्हाट इज रेलेवेंट। अब मैं आपको बोलूं 12th स्टैंडर्ड से कंफर्म आपको लॉ ऑफ डिमांड और लॉ ऑफ सप्लाई पढ़ के जाना है, डिमांड एनालिसिस पढ़ के जाना है। अंडर ग्रेजुएट से आपको क्या पढ़ के जाना है, यहाँ पर हमारे पास लॉ ऑफ डीएमयू है जो 12th में भी हम स्टडी करते हैं, यूटिलिटी भी हमारे पास है, प्रोड्यूसर बिहेवियर। तो अगर आप कोई भी एक बेसिक बुक खरीदते, जैसे मैं आर्यन से पढ़ी, तो आर्यन की बुक से आपको पता लग जाएगा सब टॉपिक्स क्या पढ़ने, क्वेश्चन क्या है, बट इन डेप्थ नॉलेज चाहिए। बट क्या एक साल में इन डेप्थ नॉलेज लाना जरूरी है। सो अंडरस्टैंड व्हाट इज रिक्वायर्ड, आपके कौन सा लेवल पर अभी आप पहुंच चुके हो, आपको क्या क्वेश्चन देख के समझ आ रहा है वो कौन से टॉपिक से। अगर मैं पूछूं लॉ ऑफ डीएमयू किसने दिया है, क्या आपको डिफाइन कर सकते हैं, एल्फ्रेड मार्शल कौन है, एडम स्मिथ कौन है। तो ये सारी चीजें हमने कहीं ना कहीं फर्स्ट ईयर, और अगर आज आप मास्टर्स लेवल पर है तो आपके पास 7 इयर्स के सिलेबस लेके जा रहे हैं। तो प्लीज मेक श्योर योर प्रिपरेशन इज थरो। मैं नेक्स्ट वीडियोस में सिलेबस डिस्कशन करने के बाद आप सबके साथ क्वेश्चंस भी डिस्कस करूंगी। बट कॉमर्स इज सच अ वास्ट सिलेबस, आपको ये याद रखना है कि आप जितना उसकी प्रिपरेशन अच्छे करेंगे, आप एक यूनिट को डिसाइड कीजिए कि आज मुझे इसको खत्म करना है, 3 डेज 4 डेज उसके प्रैक्टिकल क्वेश्चन सॉल्व करने हैं, उसके थियोरेटिकल क्वेश्चन सॉल्व करने। और आपको हमेशा ये याद रखना है कि एग्जाम जैसे नजदीक आ रहा है, अभी जैसे हमारा एग्जाम एक्सपेक्टेड है अभी थोड़े दिनों में, तो आप लास्ट मिनट नोट्स बनाइए, क्योंकि कोई भी मॉड्यूल आप 20 टॉपिक्स को लास्ट वीक में पढ़ के जा ही नहीं सकते, इट इज नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल। तो जब भी आप कोई नोट डाउन करें, अब आप मेरी वीडियो देख रहे हैं, आपको लगा मैंने कुछ इंपॉर्टेंट बताया ओलिगोपोली के बारे में, तो नोट डाउन कीजिए, उसको स्टडी कीजिए, लास्ट डे के लिए रिवीजन नोट्स बनाएं, और मेक श्योर कि आप जब भी पढ़ रहे हो उसको अच्छे से पढ़े। अगर आपको मेरी वीडियोस अच्छी लग रही है तो आप प्लीज उनको शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और याद रखिए आप जब स्टडी कर रही है नेट एग्जामिनेशन के लिए, आप डेफिनेटली आगे जाके एक लेक्चरर, एक हाईएस्ट रिस्पॉन्सिबिलिटी पोस्ट पर जा रहे हैं, तो मेक श्योर यू स्टडी इट नाइसली, ताकि कल आप जाके भी किसी को गाइडेंस दे सके। ठीक है, कल फॉर्म्स की लास्ट डेट थी, मुझे पता है कि बहुत सारे लोगों को फॉर्म भरने में बहुत दिक्कत आई है, या आपकी फोटो अपलोड नहीं हो रही थी, या जो भी, अभी तक तो मुझे कोई नोटिफिकेशन नहीं मिला कि हमारी डेट एक्सटेंड हो चुकी है, प्रोबेबिलिटी वो हो जाएगी। ठीक है, तो आप अपनी प्रिपरेशन को कंप्लीट करते रहिए, एनटीए की वेबसाइट को आप चेक कर सकते हैं। और अगर आपको मेरी वीडियोस पर कुछ भी कमेंट करना है तो आप मुझे बताइए कौन से टॉपिक्स पर आपको वीडियो चाहिए, मैं उस पर आपके साथ वीडियोस लेके आऊंगी। एंड आई विश यू ऑल द बेस्ट, थैंक यू, अच्छे से पढ़िए और क्वालिफाई होके आइए।